वेलकम टू बुक सीखें। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ, ब्रह्मगढ़ के किले का रहस्य। ये बुक जो लिखी है मोहन ITR पाठक ने लिखी है और इसकी मैं आपको आज समरी बताने जा रहा हूँ। ब्रह्मगढ़ के किले का रहस्य। चंद्रगढ़ के महाराज वीर चंद्र प्रताप सिंह बड़े धर्मात्मा, प्रजावत्सल और न्यायप्रिय थे। वे अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे, अपनी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे। महाराज अपने नाम के अनुरूप धर्मात्मा के साथ साथ बड़े वीर, साहसी, प्रतापी और कुशल कूटनीतिज्ञ थे। अपनी कूटनीति से उन्होंने पड़ोसी राज्यों से प्रगाढ़ संबंध बना लिए थे। चारों ओर महाराज की ख्याति फैल गई। सभी राजा महाराजा उनका सम्मान करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे युद्ध लड़े बिना ही जीत लेते थे। असल में उनका मृदु व्यवहार सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। महाराज के विश्वास पात्रों में उनके राज दरबार के प्रमुख मंत्री बुद्धदेव का भी महाराज की तरह ही प्रजा सम्मान करती थी। बुद्धदेव एक कुशल नीतिज्ञ और विद्वान थे। राजकाज की समस्त नीतियों के ज्ञाता थे। महाराज को जब भी किसी मसले पर विचार करना होता तो बुद्धदेव अपनी सूझबूझ से उसकी समस्या का समाधान निकाल ही लेते थे। महाराज की दो रानियां थीं, विनीता और सुनीता। दोनों रानियों में विनीता बड़ी थी। दोनों रानियां सुशील, विनम्र तथा रण कौशल में निपुण थीं। विनीता और सुनीता ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों का लालन पालन एक साथ हुआ। बड़े पुत्र का नाम वीर बहादुर प्रताप सिंह था। वीर बहादुर बचपन से ही अय्याश प्रवृत्ति का था। राजकाज में उसका मन नहीं लगता था, जिस कारण राजकाज चलाने की विद्या नहीं सीख पाया। गलत संगति में पड़ने के कारण हमेशा प्रजा का अहित करता था। प्रजा उसके अत्याचारों से तंग आ गई थी। महाराज भी उसकी इस हरकत से चिंतित रहने लगे थे। उसके इस कार्य में महाराज का एक अत्यंत महत्वाकांक्षी मंत्री धनदेव साथ देता था। वह पूरा राज हथियाने का षड्यंत्र रचने की तैयारी में था। अपने पुत्र वीर बहादुर के गलत आचरण से महाराज चिंतित रहने लगे थे। महारानी विनीता शिकार खेलने की शौकीन थी। वह प्रायः दरबारियों के साथ शिकार पर जाती रहती थी। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल गईं, किंतु वापस लौटकर नहीं आईं। राजा के मंत्रियों और दरबारियों ने उन्हें बहुत खोजा, परंतु उनका कोई सुराग नहीं मिला। बहुत साल बीत जाने पर महाराज ने उन्हें मृत समझ लिया। इस घटना से महाराज पूरी तरह टूट चुके थे। अब उनमें शासन प्रशासन की जिम्मेदारी संभालने की शक्ति नहीं थी। वे इस सांसारिक मोह माया से मुक्त होना चाहते थे, किंतु उनके अपने पिता का दिया वचन याद आता था। अपने पिताजी को अंत समय उन्होंने वचन दिया था कि वे इस राज्य की यश और कीर्ति को नष्ट नहीं होने देंगे, इसे सुरक्षित हाथों में सौंपेंगे। महाराज के दूसरे बेटे का नाम वीर कुंवर प्रताप सिंह था। वह महाराज की तरह ही न्यायप्रिय था, अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का था। उसने थोड़े ही समय में राजकाज की समस्त विद्या प्राप्त कर ली थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह महाराज की तरह ही प्रतापी राजा साबित होगा। इसलिए महाराज ने एक दिन अपने छोटे बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। महाराज के इस निर्णय से उसके बड़े बेटे के हृदय में सांप लौटने लगे। सबसे अधिक चिंता धनदेव को होने लगी। उन्हें संदेह था महाराज और वीर कुंवर के रहते वह कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। जानकार कहते हैं कि महाराज के महल के बीचों बीच एक सुरंग थी। वह सुरंग लगभग 2 मील दूर तक जंगल में पहुंचती थी। उस जंगल में घने पेड़ों के नीचे एक तहखाना था। तहखाने के पूर्वी छोर में एक बहुत बड़ा किला था। उस किले को देखकर लगता था कभी यह किला राजकाज का मुख्य केंद्र रहा होगा, किंतु आज वीरान पड़ा था। वह जगह कुछ रहस्यमय प्रतीत होती थी। उस किले तक राजमहल के सुरंग से होकर ही पहुंचा जा सकता था। जंगल में किला दिखाई तो देता था, परंतु उस मार्ग में चलने पर वह कहीं दूर दूर जंगल में निकल जाता था। देखने में पास ही प्रतीत होता था, किंतु वह वहां तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं था। किले की भव्यता को देखकर वहां पहुंचने की कोशिश बहुतों ने की, परंतु सफलता किसी को भी नहीं मिलती थी। उस किले और तहखाने का रहस्य केवल उस राज्य के महाराज को ही पता था। किला काफ़ी बड़ा और बहुमंजिला था। उस किले की एक मंजिल ज़मीन के अंदर थी। उस तहखाने से एक सुरंग के रास्ते जंगल के उस तहखाने तक पहुंचा जा सकता था। उस तहखाने और किले का महाराज के महल से क्या संबंध था, यह प्रश्न आज तक अतुलित ही रहा है। किसी को पता नहीं चला है। राजमहल से निकलने वाली सुरंग का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि उसमें उतरते ही आगे चलकर बहुत से रास्ते चारों ओर को खुलते थे, किंतु वे सभी अंदर अंदर ही भटका दिए थे। महाराज के सिवाय कोई भी उस सुरंग में निकला वह कभी वापस नहीं आया। महाराज के विश्वासघाती मंत्रियों में से बहुत
ने उनमें निकलने की कोशिश की, मगर उसका कभी कोई पता ही नहीं चला। सुरंग के रास्ते से जंगल में स्थित तहखाने और किले तक पहुंचने का मार्ग केवल महाराज को ही पता था। राजमहल का कोई भी व्यक्ति उस मार्ग के बारे में नहीं जानता था। महाराज के विश्वास पात्र मंत्री बुद्धदेव भी इस मार्ग के बारे में नहीं जानते थे। महाराज जब भी जाते वहाँ अकेले ही जाते थे। उन दिनों महाराज प्रत्येक रात्रि को जब सो जाते थे एक बार अवश्य ही जा जाते थे। उनका रोज रात्रि में वहाँ जाना यह भी एक रहस्य था। यह बात स्वयं महारानी के लिए भी एक रहस्य थी। धनदेव को भी राजमहल के सुरंग के बारे में उतनी ही जानकारी थी जितनी कि अन्य मंत्रियों और प्रजा को। उसमें सुरंग में जाने का मार्ग खोजने की कोशिश भी की। सुरंग में निकलते ही उसने देखा और आगे से रास्ता बहुमंजिली होकर खुले हैं। कौन सा मार्ग सही होगा यह ज्ञात कर पाना बहुत मुश्किल था। यही पता करने के लिए कई बार उसने महाराज का पीछा भी किया, किंतु थोड़ा आगे निकलते ही महाराज ओझल हो जाते थे और धनदेव को मायूस हो वापस आना पड़ता था। महाराज को भी यह बात पता चल चुकी थी कि धनदेव सुरंग का रहस्य जानने के लिए बेताब है। उन्होंने आगे से सावधानी बरतनी शुरू कर दी थी। उधर धनदेव किसी भी कीमत पर यह जानना चाहता था। उसके लिए उसने महाराज के बड़े बेटे को महाराज के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। एक दिन रात दरबार के वीर बहादुर ने सभी दरबारियों को सम्मुख अपने पिताजी से कहा, महाराज आपने मुझे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त न कर बहुत बड़ी गलती की है। राज परंपरा अनुसार यह पद पाना मेरा अधिकार है, किंतु आप अपने छोटे पुत्र से अधिक प्रेम करते हैं। यह मेरी सौतेली माँ के कारण आपने यह निर्णय लिया है। मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्वान जनों से पूछना चाहता हूँ, क्या महाराज का निर्णय न्याय संगत है? यह सुनकर सभी अगल बगल झांकने लगे। महाराज के प्रताप के सामने किसी को भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। इसी बीच धनदेव की आवाज़ गूंजी, राजकुमार वीर बहादुर ठीक कहते हैं। महाराज ने अपनी छोटी रानी के कहने पर ही ऐसा निर्णय लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज की बड़ी रानी दिवंगत हो चुकी है। इस बात का फ़ायदा उठाकर छोटी रानी ने ही अपने वीर पुत्र कुंवर के लिए राजगद्दी सुनिश्चित करवा ली है। यह सुनकर महाराज ने कहा, यह सरासर झूठ है। हम अपने बड़े पुत्र को सबसे अधिक चाहते हैं, किंतु बड़े पुत्र के गैर राजनीतिक कार्यों में संलग्न रहने के कारण ही हमने यह निर्णय लिया है, ताकि राज्य किसी भी प्रकार से कमज़ोर न पड़े। हम अपने राज्य की यश और कीर्ति को अक्षुब्ध रखना चाहते हैं। हमारी भी इच्छा है कि हमारा उत्तराधिकारी हमारा बड़ा बेटा ही हो, किंतु राज्य की चिंता के कारण ही हमें बहुत सोच विचार कर निर्णय लिया। हम यह भी जानते हैं कि ऐसा निर्णय हमारी आत्मा को भी स्वीकार नहीं है। यह हमारी भावनाओं के विपरीत है और यह हमारी बड़ी महारानी के प्रति सच्चा न्याय नहीं है, परंतु राज्य और अपनी प्रजा के खातिर ही हमने यह निर्णय लिया है। यदि इसमें आप लोगों को कुछ बुराई नज़र आती है तो हम अपने निर्णय पर एक बार फिर से विचार करेंगे। महाराज को जब भी किसी मसले पर विचार करना होता तो बुद्धदेव उनकी समस्या का समाधान निकाल लेते। एक प्रकार से बुद्धदेव चंद्रगढ़ के सवालों के समाधान थे। हर बार की तरह इस बार भी महाराज ने बुद्धदेव से सलाह करना उचित समझा, तो रात्रि में महाराज ने महामंत्री के कक्ष में जाकर अपने विचार विमर्श करना चाहा। कक्ष में पहुंचते ही महामंत्री ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, महाराज आपने क्यों कष्ट उठाया, सेवक को बुला लिया होता। महाराज ने कहा, हम अभी किसी राजनीति का विचार करने की नहीं बल्कि अपनी निजी समस्या लेकर आए हैं। इस समय एक राजा अपनी महामंत्री के पास नहीं बल्कि एक मित्र दूसरे मित्र के पास आया है। प्यासे को ही कुएं के पास जाना होता है, कुएं को अपने पास नहीं बुलाया जा सकता। आगे उन्होंने कहा, महामंत्री जी हम दो राह पर खड़े हैं, समझ नहीं आता किस राह चला जाए। एक मार्ग इस राह के पतन की ओर जाता है और दूसरा मार्ग इसकी रक्षा तो कर सकता है, किंतु इस मार्ग में अपयश है। समझ नहीं आता किस मार्ग का अनुसरण किया जाए। महामंत्री ने कहा, आज दरबार में उत्पन्न स्थिति से मैं भी हतप्रत हूँ महाराज। यह समय भली भांति सोच विचार कर आगे बढ़ना होगा। धनदेव ने इस बार जो जाल चला है उसे काटना इतना आसान नहीं है। धनदेवी की बढ़ती शक्ति और वीर बहादुर का विरोध उसे ताकतवर बना दिया। इसमें संदेह नहीं है कि उसके साथ राज दरबारी भी शामिल हों। आज दरबार में धनदेवी की बातों का विरोध किसी भी द्वारा नहीं करना किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिए जाने की तैयारी है। परिस्थितियों के अनुसार इस समय राज्य का उत्तराधिकारी के निर्माण पर एक बार फिर से सोच विचार करने की आवश्यकता है। महाराज आप चिंतित न हों, कल तक कोई न कोई समाधान निकल आएगा। अपने महामंत्री के आश्वासन पर महाराज अपने महल में वापस आ गए थे। महाराज के चले जाने के बाद महामंत्री को आज महाराज का चेहरा कुछ विचित्र सा लगा।
असल में महाराज उस रात जल्दबाजी में या भूलवश अपना मुकुट पहने बिना ही महामंत्री के पास चले गए थे। महामंत्री ने महाराज के चेहरे पर एक विशेष निशान देखा। ऐसा निशान महाराज के चेहरे पर था ही नहीं। महामंत्री महाराज को बचपन से ही जानते थे। उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका हो चुकी थी, किंतु अपने शक को महाराज पर जाहिर न होने दिया था। अब महाराज की असलियत जानना ही महामंत्री का उद्देश्य था। उसी रात्रि को महामंत्री महाराज के कक्ष के आसपास ही छुपे रहे। रात्रि में जब महाराज सुरंग के रास्ते निकले तो महामंत्री उनके पीछे पीछे छुपते छुपते आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर में महाराज जंगल में तहखाने के पास थे। तहखाने में उतरते ही महाराज ने वहाँ जो देखा वह आश्चर्य प्रकट करने वाला था। तहखाने में असली महाराज को बंदी बनाकर रखा गया था। महाराज को देख महामंत्री के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, परंतु महामंत्री यह नहीं समझ पा रहे थे कि ये नकली महाराज शक्ल स्वभाव कद काठी से महाराज की तरह ही लगने वाला आखिर कौन हो सकता है। बहुत जोर देने पर भी वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा इस रहस्य का पता केवल महाराज ही दे सकते हैं। यही सोचकर महामंत्री उस समय वापस आ गए। दूसरे दिन महामंत्री दरबार में उपस्थित नहीं हुए। महाराज ने सैनिकों से पूछा तो पता लगा कि वो आज प्रातः ही कुलदेवी की पूजा के लिए गए हैं। महाराज को लगा कि कल की समस्या से महामंत्री व्यथित होंगे, शायद इसीलिए शांति के लिए कुलदेवी की शरण में गए होंगे। उधर महामंत्री उस दिन सुरंग के रास्ते तहखाने का रहस्य जानने पहुंचे। वहां नकली महाराज के 2 सैनिक पहरे में थे। महामंत्री पूरी तैयारी से गए थे। उन्होंने जाते ही दोनों सैनिकों को बेहोश कर दिया। सैनिकों के बेहोश होते ही महामंत्री महाराज के पास पहुंचे। उन्हें मुक्त कर वे दोनों बाहर निकल आए। महामंत्री ने पूछा, महाराज यह सब क्या है? यह नकली महाराज कौन है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया करके इस पहेली का रहस्य बताएं। महाराज ने कोई कहानी बताई। वह इस प्रकार है, यह नकली महाराज मेरा हमशक्ल है। यह हमारे पड़ोसी राज का गुप्तचर है। इसका नाम विक्रम देव सिंह है। इसने कूटनीति से मुझे बंदी बना लिया है। महारानी विनीता इससे प्रेम करती थी। जिसे हम मृत समझ रहे थे वह आज भी विक्रम देव के साथ रहती है। उसने महारानी को कहीं और रखा है। वह किला और तहखाना रहस्यमय है। इस तहखाने और किले के तहखाने में अकूत धन होना बताया जाता है। यह बात विक्रम देव भी जानता है। उसे लगता है कि हम इस किले का कुछ रहस्य जानते हैं, इसलिए उसने हमें आज तक जीवित रखा है। हमने भी किले का रहस्य न बताकर अपनी जान बचाई। हमें पता है जब तक किले का रहस्य नहीं बता दें तब तक हमें यह मार नहीं सकता। प्रत्येक रात्रि विक्रम देव हमें भोजन देने और हमसे रहस्य जानने यहाँ आता है। हमें लगता है हमें बंदी बना लेने में महारानी विनीता भी इस साजिश में शामिल हैं। अभी भी हम सुरक्षित नहीं हैं। यह जंगल बहुत घना है। यह पल पल जंगली जानवरों का भय रहता है। जंगल भूल भुलैया है। इसमें बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है। सभी मार्ग अंत में इसी जगह आकर मिलते हैं। ऐसा हमने अपने पिताजी से सुना था। उसके साथ 1-2 बार हम यहाँ आए हैं। उन्होंने ही हमें इस किले का रहस्य बताया था। इस किले में यहाँ अकूत धन गढ़ा हो सकता है। प्राचीन काल में यह किसी चक्रवर्ती सम्राट का किला रहा होगा। अब हमें विक्रम देव से चुंगल से निकल तो गए हैं, मगर राजमहल तक कैसे जाएं? रात होने वाली है। विक्रम देव आता ही होगा। हमें वहाँ से पाकर बौखला जाएगा। महाराज की बात सुनकर महामंत्री ने कहा, महाराज आप चिंता नहीं करें, कुछ न कुछ उपाय ज़रूर निकाल आएगा। महामंत्री अपने पास एक विशेष प्रकार का यंत्र लेकर गए थे। यह यंत्र आगे निकलने वाले मार्ग की जानकारी दे देता था। उस रात वे दोनों जंगल के बीच बैठे रहे। दूसरे दिन उन्होंने आगे की यात्रा शुरू की। यंत्र के सहारे वे दूर निकल गए। उसी रात्रि में विक्रम देव जब तहखाने में पहुंचा तो वहां महाराज को ना पाकर बेचैन हो गया। उसने अपने सैनिकों से पूछा तो उन्हें भी कुछ ज्ञात नहीं था। असल में महामंत्री ने एक विशेष प्रकार की जड़ी से उन्हें बेहोश कर दिया था। उन्हें इतना ही याद था कि आज दिन में जब आप आए थे उस समय हम बेहोश हो गए थे। महाराज ने कहा, क्या कहते हो? हम रात के सिवाय कभी भी यहाँ नहीं आते। यदि आप नहीं आए तो फिर कौन आया था? विक्रम देव पूरी पहेली समझ गए। जरूर महामंत्री आज दिन में यहाँ आए होंगे। फिर सोच में पड़ गए कि महामंत्री ने तो यह मार्ग कभी देखा ही नहीं, वह यहाँ कैसे आ सकते हैं? विक्रम देव की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। वह कैसे कहे कि महामंत्री और महाराज को खोजने में मदद करे। ऐसा करने पर सारा रहस्य प्रकट हो जाएगा। पूरी प्रजा विक्रम देव को अपना असली महाराज समझने लगी थी। प्रजा ही नहीं बल्कि उनके दोनों पुत्र भी उसे नहीं पहचान पाए। महारानी सुनीता के कक्ष में वह जाता ही नहीं था। महारानी सुनीता को लगता कि शायद विनीता की
मृत्यु से महाराज बैरागी हो गए हैं। उसने भी कभी जानने की इच्छा प्रकट नहीं की। पिछले 15 दिनों से विक्रमदेव राजमहल में रहकर सारी गतिविधियों पर नज़र रख रहा था। उसने सोचा था कि किले का रहस्य मिलते ही महाराज की हत्या कर स्वयं चंद्रगढ़ का राजा बन जाएगा। इस प्रकार उसे राज्य और धन दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। उसे विश्वास था कि वे इस जंगल से बाहर तो निकल सकते हैं। अतः उसने किले और तहखाने के चारों ओर सैनिकों का पहरा लगा दिया था और गुप्तचरों को सूचना मिली है कि कुछ अराजक लोग किलों का राज जानने के लिए जंगल में आए हैं। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी दिखाई दे उसे मार दिया जाए। इसी बहाने से उसने पूरे जंगल में सैनिकों को खोजबीन पर कार्रवाई करने को बोल दिया। बहुत दिन बीतने पर भी उसे ना तो महाराज दिखाई दिए और ना ही महामंत्री। अब उसे विश्वास हो गया कि महाराज का महामंत्री दोनों जंगली जानवरों का शिकार हो गए हैं। इस प्रकार भय निश्चित हो गया। अगले दिन धनदेव ने महाराज के अपने उत्तराधिकारी के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो विक्रमदेव ने महामंत्री के न होने की बात कहकर यह बात टाल दी थी। उत्तराधिकार को लेकर धनदेव और वीर बहादुर का विरोध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उधर बहुत दिनों से महामंत्री के न आने से प्रजा उनके संबंध में पूछताछ करने लगी थी। महाराज ने कहने की हिम्मत तो किसी को नहीं थी, परंतु आपस में कानाफूसी हो रही थी। विक्रमदेव बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। क्या करें, कैसे प्रजा और वीर बहादुर को शांत करने का हल खोजें। एक तो उन्हें किले का रहस्य नहीं मिला था, दूसरा राज्य के महामंत्री बहुत दिनों से नहीं लौटे थे। महाराज वीरचंद्र प्रताप सिंह और महारानी चलते चलते एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहां के राजा महाराज प्रताप सिंह के मित्र थे। कुछ दिन बाद वह महामंत्री अपने राज्य वापस लौट आए। उन्हें वापस आया देखकर प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। महामंत्री ने आभास नहीं होने दिया कि वे विक्रमदेव की वास्तविकता को पहचान गए हैं। वे अपने साथ अपनी कुलदेवी का पूजन करने वाले पुरोहित को लेकर गए थे ताकि विक्रमदेव को विश्वास हो जाए कि महामंत्री कुलदेवी की पूजा में उसके साथ शामिल थे। पुरोहित की बातों से विक्रम को विश्वास हो गया कि महामंत्री उसके साथ ही थे, परंतु अब महाराज वीरचंद्र प्रताप को किसने छुड़ाया था, यह अनबूझ पहेली बन गई थी। और खैर विक्रमदेव इस बात से निश्चित हो गया कि महाराज अब जीवित नहीं रहे। उधर महाराज ने अपने मित्र की मदद से अपने ही राज्य पर चढ़ाई कर दी। मौका देखकर महामंत्री ने विक्रमदेव को असलियत सबके सामने प्रकट कर दी। अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों की मदद से विक्रमदेव को बंदी बना लिया गया। विक्रमदेव ने ही महारानी विनीता को भी पकड़वा दिया, उसे भी महाराज ने बंदी बना लिया। धनदेवी और वीर बहादुर इस लड़ाई में मारे गए। एक बार फिर से चंडीगढ़ सुरक्षित हाथों में आ गया। यह सब बुद्धदेव जैसे सूझबूझ के परखी महामंत्री की बदौलत हुआ है। महाराज ने महामंत्री को खूब सम्मान और इनाम दिया। तो दोस्तों बताना ये कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप और सुनना चाहते हैं देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी।